हेलो स्टूडेंट्स। तो हम लोगों ने पिछला क्लास में ये पढ़ा था कि क्यूबा मिसाइल संकट क्या था। तो हमने इसका पहला पार्ट कर चुका हूँ। चलिए इसका दूसरा पार्ट आज करता हूँ। दूसरा पार्ट की स्टार्टिंग टॉपिक मैं लेता हूँ दो ध्रुवीय विश्व का आरंभ। देखिए जो पहला पार्ट को नहीं देखे हैं प्लीज़ पहले जाके पहला पार्ट को देखिए, उसके बाद दूसरी पार्ट में आइए। देखिए इसका पहला टॉपिक आ रहा है दो ध्रुवीय विश्व का आरंभ। देखिए दो ध्रुवीय विश्व का आरंभ जब स्टार्ट हुआ था तो इसका स्टार्ट कैसे हुआ था आपको पिछला पार्ट में बताया गई है कि जब दूसरा विश्व युद्ध खत्म हुआ, जब जापान पे हमला हुआ था तो उसको लेके अमेरिका पे क्या हुआ था, बहुत ज़्यादा आलोचना हुई थी। तो आलोचना होने के बाद दोनों जो अमेरिका और यूएसएसआर है, सोवियत संघ और सोवियत राष्ट्र दोनों क्या थे, अपने आप को महाशक्तिशाली देश बनाने में लगी हुई थे। जिस कारण क्या हुआ था कि अपने अपने गुटों में एक दूसरे को बांटना प्रारंभ कर दिया था। तो इसी को क्या कहते हैं, दो ध्रुवीय विश्व का आरंभ। इसमें क्या हुआ था, जैसे मान चलिए अब अपना प्रभुत्ता को बढ़ाने के लिए सबको क्या चाहिए, अपना अपना क्षेत्र निरीक्षण बड़ा चाहिए। जिस कारण क्या होता है, सब अपने अंदर कुछ कुछ क्षेत्र को घुसाते जा रहे थे। ठीक है, तो इसका देखिए आगे पढ़ते हैं। दोनों महाशक्तियों ने विश्व के विभिन्न हिस्सों पर अपना प्रभाव बढ़ाना शुरू कर दिया था। ठीक है, अपने प्रभाव बढ़ाना क्या कर दिया, शुरू कर दिया। सेकंड पॉइंट, यही से दो ध्रुवीयता की शुरुआत हो चुकी थी। यहीं से क्या हो गई थी, दो विश्व में बड़ा बड़ा महाशक्ति थी। वही महाशक्ति क्या की थी, पूरा विश्व को दो गुटों में बांट रहे थे, दो ध्रुवता में बांट रहे थे। दुनिया दो गुटों में बटी जा रही थी। बंटवारा यूरोप महाद्वीप से शुरू हुआ। देखिए ये क्वेश्चन हमसे पूछा जाएगा, बंटवारा जो हुआ था वो कहाँ से शुरू हुई थी, तो बंटवारा कहाँ शुरू हुई थी, यूरोप महाद्वीप से शुरू हुई थी। ठीक है, और वो जो शुरू हुई थी तो वहाँ पर जो बीचों बीच होती है, बीचों बीच एक दीवार खड़ी कर दी गई थी और उस दीवार के नाम क्या पड़े, बर्लिन की दीवार। उस दीवार का नाम क्या पड़ा, बर्लिन की दीवार। ठीक है, अब क्या होता है, अब उसके नेक्स्ट में जब दो गुटों में बटी तो दो खेमे बन गए। पहला खेमा क्या था, पूर्वी खेमा और पश्चिमी खेमा। दो खेमा बटी, एक पूर्वी और एक पश्चिमी। पूर्वी खेमा किसको कहा जाता है, सोवियत संघ को। ठीक है, किसको कहा जाता है, सोवियत संघ, जो यूएसएसआर है, मान चलिए जिधर हम लोग का क्या है, भारत है। और पश्चिमी खेमा अमेरिका, जिसको यूएसए कहा जाता है। ठीक है, तो चलिए इसको उतार लीजिए इसका नोट्स को, और हम लोग नेक्स्ट टॉपिक में चलते हैं। चलिए स्टूडेंट्स, तो आगे देखते हैं। देखिए जैसे कि अभी हमने बताया कि जब दो ध्रुव विश्व का आरंभ हुआ, दो ध्रुवता विश्व का आरंभ, तब जब अलग अलग जो महाशक्ति थी वो क्या की, छोटे छोटे देशों को अपनों में शामिल करने में लग गए, जिससे उसका क्षेत्र निरीक्षण बढ़ते जाते हैं। तो अब मान लीजिए छोटे जो देश थे वो महाशक्ति में शामिल होने से क्या लाभ था, उसका क्या लाभ होता था। जो छोटे देश जो महाशक्ति में शामिल होती थी उसका लाभ क्या होता था, तो पहला लाभ देखिए, सुरक्षा का वायदा। अब सुरक्षा का वायदा मतलब जैसे उस पर कोई भी विदेशी देश या विदेशी देश छोड़िए, कोई भी अलग देश उस पर आक्रमण नहीं कर सकता था, उसमें सुरक्षा का वायदा मिल जाता था। क्योंकि आक्रमण क्यों नहीं कर सकता, क्योंकि उसे पता होता था कि उससे पीछे कौन खड़ा है, एक महाशक्तिशाली देश खड़ा है। ठीक है, दूसरा पॉइंट, आर्थिक मदद। अब आर्थिक मदद क्या होती है, जैसे छोटे देश, अगर छोटे देश क्यों रह जाते हैं, क्योंकि उसके आर्थिक में विकास उतनी वृद्धि नहीं होती है, जिस कारण वह क्या थी कि उसे जो महाशक्तिशाली देश थी उससे आर्थिक की मदद मिलती थी। तीसरी, सैन्य सहायता या फिर हथियार का। और तीसरी क्या थी, जो सैन्य शक्ति थी, मतलब कि जब उसको कभी भी किसी छोटी मोटी युद्ध की आवश्यकता होती थी तो उसे बहुत विशाल सेना का मदद मिलता था और कुछ लेटेस्ट या फिर आधुनिक हथियार भी दी जाती थी। ठीक है, तो ये सब सारी क्या थी, ये छोटे देशों को महाशक्तियों से मिलने से उसे लाभ होती थी। ठीक है, चलिए तो इसे लिख लीजिए और इसके नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। क्या है, नाटो। ठीक है, नाटो के बारे में क्या है, नाटो देखिए, नाटो यूएसए, नाटो क्या है, देखिए स्टूडेंट्स, तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक बताने जा रहे हैं। नाटो क्या है, नाटो यूएसए के द्वारा बना हुआ है। नाटो क्या है, यूएसए के द्वारा बना हुआ है, एक संगठन है। ठीक है, तो नाटो के बारे में जानते हैं। नाटो का पूरा नाम क्या है,
नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। क्या है? नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, या फिर हिंदी से कहते हैं उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन। ठीक है, इससे क्या होता है, ये इसका स्थापना हुआ था 4 अप्रैल 1949 में। ठीक है, इसका स्थापना कब हुआ था? 4 अप्रैल 1950 का 1949 में। अब इसका उद्देश्य क्या था? इसका उद्देश्य था सभी सदस्य मिलजुल कर रहेंगे। मतलब क्या है कि नाटो में जितना भी देश शामिल हुए हैं सब क्या है, एक दूसरे का क्या है, सदस्य है। तो सभी सदस्य मिलजुल कर रहेंगे। अगर एक पर हमला होगा तो उसे अपने ऊपर हमला मानेंगे और मिलकर मुकाबला करेंगे। ठीक है, और क्या होता है कि मान लीजिए किसी कारणवश अगर किसी पे हमला हो जाता है तो जितना भी सदस्य है सब सदस्य क्या करेंगे, मिलकर उस आक्रमण का प्रतिकार लेंगे। ठीक है, तो अब मान चलिए यूएसए जब ये बनाया, संगठन पूरा बना के रेडी किया, तो क्या होता है, जैसे कि यूएसएसआर जो था सोवियत संघ, वो क्या था, वो शांत तो नहीं बैठेंगे, तो वह इसकी मुकाबला करने के लिए उसने भी क्या किया, एक संगठन का निर्माण किया। वह क्या थे, चलिए देखते हैं, इसे उतार लीजिए। देखिए तो क्या है, यूएसए ने जब नाटो बनाई थी तो उसका जो होता है ना कि अब वह बना ली तो अब मैं भी कुछ बनाता हूँ उसका विरोध करने के लिए। तो सोवियत संघ ने क्या किया, 1955 में एक संधि ली। वह संधि का नाम क्या था, वार्सा। इसको याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये भी याद रखिएगा। ये कौन संधि थी, वार्सा संधि। इसका उद्देश्य क्या था, इसका उद्देश्य नाटो में शामिल देशों का मुकाबला करना था। इसका उद्देश्य क्या था, नाटो के देशों में जितना भी नाटो में जितना शामिल देश था सारा देशों क्या करना था, मुकाबला करना। अब इसका नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। अब क्या है कि महाशक्तियों छोटे देशों के साथ गठबंधन क्यों बनाती थी। देखिए हम लोग इसका पिछला वाला वीडियो में देखें या फिर इसके पिछले पार्ट में देखें कि क्या था कि जो छोटी देशें थी वह महाशक्ति के साथ गठबंधन बनाने से उसे क्या लाभ थी। पर अब क्या है कि महाशक्ति छोटे देशों के साथ गठबंधन बनाने से उसकी क्या लाभ होती है, तो उसे क्या लाभ होती है चलिए देखते हैं। देखिए जैसे कि मान चलिए कोई देश ऐसा देश होगा जो कोई खनिज पदार्थ में उसका क्या होगा, बहुत बड़ा योगदान होगा, तो उससे महत्वपूर्ण संसाधन मिल जाते हैं। जिससे क्या होता है कि मान चलिए कि क्या बोलते हैं उसको, जो महाशक्तिशाली देश होती है वह छोटे छोटे देशों के साथ जो गठबंधन बनाते थे तो उसके जो खनिज पदार्थ होते थे उसमें भी किसका अधिकार हो जाता था, महाशक्तिशाली देशों का। जैसे कि महत्वपूर्ण संसाधन मिल जाते थे, पेट्रोल और खनिज, तो ये सबसे पहला उससे क्या मिल जाते थे, प्रॉफिट। अब आगे उसके बाद होता था सैनिक ठिकाने। अब देखिए कोई भी महाशक्तिशाली देश का क्या होता है, बहुत बड़ा सेना होता है। अब जब बहुत बड़ा सेना होता है तो उसे रहने के लिए, उसे खान पान करने के लिए कोई महत्वपूर्ण स्थान चाहिए, तो वह स्थान की कमी को भी क्या होती है, पूर्ण हो जाती है। ठीक है, तीसरा भू क्षेत्र। अब क्या होती है, सबसे इंपॉर्टेंट है कि उसका भू क्षेत्र में वृद्धि होती है। जैसे मान चलिए कि वो धीरे धीरे दूसरा देशों के साथ संबंध बनाते जाते हैं तो उसका क्षेत्र क्या होती है, बड़ी होती जाती है, तो भू क्षेत्र बढ़ती है और आर्थिक मदद भी मिलती है। आर्थिक मदद मतलब जैसे कि मान छोटे छोटे देश से कुछ कंट्रीब्यूट मिलते तो उससे बहुत सारे देश जुड़ी हुई है, तो कुछ छोटे छोटे कंट्रीब्यूट मिलते तो कंट्रीब्यूट क्या बन जाती है, बड़ी बन जाती है। और महाशक्तिशाली देशों को क्या मिलती है, उस चीज़ से आर्थिक मदद मिलती है। ठीक है स्टूडेंट्स, समझ गए। चलिए आगे टॉपिक में आते हैं। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जैसे कि दोनों जो क्या है कि सोवियत संघ और सोवियत संघ राष्ट्र दोनों अपना अपना एक बनाए पार्टी। तो चलिए उसको देखते हैं, मतलब पार्टी एक महत्वपूर्ण टीम बनाई, जैसे कि सीटो और सेंटो। ठीक है, नाम क्या था, सीटो और सेंटो। तो सीटो और सेंटो का क्या है, तो सबसे पहले इसे जानते हैं। इसकी स्थापना कब हुई, सीटो की स्थापना हुई 1954 में और सेंटो की स्थापना हुई 1955 में। सीटो का पूरा नाम क्या है, साउथ ईस्ट एशिया ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, इसको हिंदी से कहते हैं दक्षिण पूर्व एशियाई संधि संगठन। ठीक है, और जो सेंटो है उसका क्या है, उसका है सेंट्रल ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन या फिर केंद्र संधि संगठन। ये दोनों अपना अपना नाम है। अब इसका जैसे कि सीटों का उद्देश्य क्या था, सीटों का उद्देश्य समाजवादियों की विस्तारवादी नीति से दक्षिण पूर्व एशिया देशों की रक्षा करना। अब क्या होता है कि समाजवादी जो चीज होता है, समाजवादी और विस्तारवादी नीति से दक्षिण पूर्व एशिया देशों की क्या होती थी, रक्षा
करना। अब इसकी क्या थी कि सोवियत संघ को मध्य पूर्व से दूर रखना। अब देखिए सोवियत संघ क्या था, सोवियत संघ धीरे धीरे अपने क्षेत्र को फैला रहा था, तो सोवियत संघ ये सोच लिया था कि उसको क्या करेंगे, काउंटर अटैक करके, जैसे कि ये जो सीटों वाला जो भी था वो क्या कर रहा था, धीरे धीरे जो उसका मध्य पूर्व एशिया था उसको कैप्चर कर रहा था, जिसको विरोध करने के लिए सेंटर तैयार था, और वह सोवियत संघ को मध्य पूर्व से दूर रखता था। ठीक है, अब सोवियत संघ कौन था, सोवियत संघ जो हम बताए थे यूएसएसआर। ठीक है, यूएसएसआर जो था वो क्या था, सोवियत संघ। अब और क्या था, समाजवादी के प्रभाव को रोकना, और समाजवादी का जो प्रभाव था उसको भी क्या करता था, रोकता था। ठीक है, तो चलिए ये सीटो और सेंटो समझ गए। अब देखिए यहां पर एक क्वेश्चन ये भी आता है कि सीटो किसने बनाया, सेंटो किसने बनाया। तो सीटो बनाया आपका सोवियत संघ ने, सीटो किसने बनाया, सोवियत संघ ने, और सेंटो किसने बनाया, सोवियत राष्ट्र ने, जिसको यूएसएसआर भी कहते हैं। ठीक है, और इसको यूएसए भी कहते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो चलिए इसका नेक्स्ट टॉपिक में आते हैं, तब तक वीडियो को पॉज कीजिए और इसको उतारिए स्टूडेंट्स। तो नेक्स्ट टॉपिक में आते हैं, शीत युद्ध के दायरे समझे। देखिए शीत युद्ध तो हो गया, अब शीत युद्ध के कुछ दायरे थे, दायरे समझिए। जैसे कि विरोधी खेमे में बटे देशों के बीच संकट का अवसर आया। अब क्या होता है, जैसे मान चलिए अभी हम बोले थे कि कोई संकट ना आए इसके लिए बहुत सारा संधि हुआ था, बहुत सारा संगठन हुआ था, पर फिर भी क्या हुआ, देशों के बीच में संकट का अवसर आया। तो क्या आया, देखिए युद्ध हुए तथा कुछ जगह युद्ध की संभावना बनी रही, लेकिन विश्व परमाणु युद्ध से बचा रहा। बहुत जगह युद्ध भी हुआ, बहुत जगह खूनी युद्ध भी हुआ, लेकिन उसमें परमाणु युद्ध से बचा रहा। कोरिया, वियतनाम, अफगानिस्तान में व्यापक जान हानि हुई, फिर भी विश्व युद्ध नहीं हुआ। ये सारी जगह पे बहुत सारी जानहानि हुई थी, बहुत सारे आदमी मरे, सैनिक मरे। ठीक है, फिर भी क्या हुई थी, यहाँ पर कोई व्यापक विश्व युद्ध का रूप नहीं लिया। ठीक है, आगे शीत युद्ध के दौरान अनेक संकट सामने आए। अब शीत युद्ध के दौरान अनेक संकट सामने, जैसे मान चलिए एक चीज बताइए कि कहीं भी युद्ध होने से किसी का लाभ नहीं होता है। ठीक है, तो युद्ध जब हुआ तो बहुत सारा संकट आना लाजमी बात है। युद्ध में क्या होता है, जैसे सबसे पहला बात तो मानसिक रूप से हम पीड़ित होते ही है, और जान हानि का लॉसेस होती है, बहुत सारे जैसे कि आपके देश की जीडीपी गिरती है। ठीक है, बहुत सारी चीज होती है, तो इसीलिए इससे शीत युद्ध के दौरान अनेक संकट सामने आए। ठीक है, खूनी लड़ाइयाँ हुई, लेकिन इन लड़ाइयों में तीसरा विश्व युद्ध का रूप नहीं लिया। देखिए हमें पता है कि विश्व युद्ध 1 और विश्व युद्ध 2 तो द्वितीय तो हो चुकी है, लेकिन तीसरा विश्व युद्ध अभी तक नहीं हुई है। और इतना मानिए कि तीसरा विश्व युद्ध अगर हो जाती है तो तीसरा विश्व युद्ध क्या होगी, हम लोगों का पूरा पृथ्वी का विनाश कर देगी। ठीक है, तो क्या बोला गया, बहुत सारी खुली लड़ाई हुआ, लेकिन इस लड़ाई का कभी तीसरा विश्व युद्ध का रूप नहीं लिया। अब दोनों महाशक्तियां जो अमेरिका और सोवियत संघ था, उसका क्या, पहले कोरिया में 1950 से लेकर 53, बर्लिन में 1958 से लेकर 62, और कंगो में 1960 के दशक के प्रारंभ में सीधे मुठभेड़ की स्थिति में आ गई थी। ठीक है, दोनों क्या हुआ था, यहाँ पर ये सालों पे सीधे मुठभेड़ की स्थिति आ गई थी, और सीधा क्या हो गया, लड़ाई भी हुई, पर ये विशेष कोई बड़ा रूप नहीं लिया, और ना ही परमाणु कोई हमला हुआ, और ना ही विश्व का तीसरा विश्व युद्ध के रूप लिया। चलिए इस टॉपिक को, बहुत अच्छा टॉपिक है, इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको उतार लीजिए, पॉज करके वीडियो को, हम लोग नेक्स्ट टॉपिक में चलते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, तो नेक्स्ट टॉपिक में आते हैं। जैसे कि जब ये सब सारी चीज हो गई, तब बार बार हर देश जो डर की भावना में आ जाते थे, उस चीज से बचने के लिए बहुत सारे संधियों में हस्ताक्षर करना पड़ा। जैसे कि 1960 के दशक में दोनों महाशक्तियों ने किन 3 संधि पर हस्ताक्षर किया, 3 संधि बने और 3 संधि पर हस्ताक्षर करना पड़ा। पहला संधि
परमाणु परीक्षण प्रतिबंध संधि। इसमें क्या हुआ कि जो महाशक्तिशाली देश था उस पर यह प्रतिबंध लगा दिया गया कि परमाणु का जो परीक्षण होता था उस चीज से क्या किया जाए, रोक लगाया जाए। आगे परमाणु अप्रसार संधि। अब परमाणु अप्रसार संधि क्या था कि जो भी महाशक्तिशाली देश है वो अपने अपने जो परमाणु जो विस्तृत कर रहे थे उस परमाणु विस्तृत किया जा सकता, रोका जाए। अगला परमाणु परिक्षेपास्त्र परिसीमन संधि, ये तीसरा संधि थी, परमाणु परिक्षेपास्त्र परिसीमन संधि। ठीक है, तो ये 3 संधि बनी थी। इसके आगे का टॉपिक में डील करते हैं। जैसे कि जो 2 ध्रुवीय विश्वता था, ये क्या था कि जो 2 गुटों में महाशक्तिशाली बढ़ गई थी और अपने क्षेत्र में दूसरे देशों को क्या कर रही थी, मिलाते जा रही थी। तो अब होती क्या है कि एक ऐसा वक्त जरूर आएगा जिस वक्त सब क्या चाहेंगे, अपने आप को स्वतंत्र मानना चाहेंगे। तो वह चीज देखिए आ ही गई। तो क्या है, 2 ध्रुवीय को चुनौती। अब 2 ध्रुवीय विश्वता जो थी उसको चुनौती दे दिया। कौन चुनौती दे दिया? गुट निरपेक्षता। अब ये गुट निरपेक्षता क्या है? गुट निरपेक्षता एक ऐसा है कि इसे एक तीसरा विकल्प दिया गया था। ठीक है, पहला विकल्प क्या था कि तुम अगर अकेले रहा तो जैसे कि कोई आक्रमण तुमसे करके तुम हरा के अपने क्षेत्र में शामिल कर लेगा। दूसरा था कि तुम्हारे पास क्या है कि किसी भी कोई महाशक्तिशाली के पास तुम साथ मिल जाओ तो वो तुम्हें क्या करेगी, सुरक्षा प्रदान करेगी। तो वो भी एक था। और तीसरा आ गया गुट निरपेक्षता। इसमें क्या थी कि तुम स्वतंत्र रहो, ना ही तुम किसी का सपोर्ट करो और ना ही किसी का विरोध करो। तो चलिए देखते हैं गुट निरपेक्षता है क्या। जब विश्व 2 ध्रुवों में बंट रहा था, ऐसे में गुट निरपेक्ष आंदोलन ने एशिया, अफ्रीका, लैटिन अमेरिका ने एक स्वतंत्र देशों का एक तीसरा विकल्प दिया। स्वतंत्र जो देश हो जाते थे उसको क्या मिला, एक तीसरा विकल्प मिला। तीसरा विकल्प क्या था कि तुम दोनों महाशक्तिशालियों से किसी से ना मिलो और अपना स्वयं का निर्माण करो। ठीक है, अब देखिए इसका आगे तीसरा विकल्प था दोनों महाशक्तियों से अलग रहना। तीसरा विकल्प क्या था? दोनों महाशक्तियों से अलग रहना। तो ये जो आंदोलन हुआ, तो ये आंदोलन कुछ मुख्य प्रमुख नेताएं थे। तो देखिए उसको हम जानते हैं। गुट निरपेक्ष आंदोलन की संस्थापक नेता, मतलब उसको जो बनाया था गुट निरपेक्षता, उसका नेता कौन कौन था? तो सबसे पहले यूगोस्लाविया, यहाँ पर कौन था? जोसेफ ब्रोज हेटो। ठीक है, ये नाम था जो यहाँ से इसका नेता थे। भारत भी उस टाइम स्वतंत्र देश थे। ठीक है, मतलब उस टाइम लगभग में स्वतंत्र वो भी हुए थे। तो वो भी क्या कि गुट निरपेक्षता को अपनाए। तो भारत से कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, मिस्र देश से कौन थे? गमाला अब्दुल नासिर। ठीक है, इंडोनेशिया से कौन है? सुकर्नो। और घाना से कौन था? वामो एनी क्रुमा। ठीक है, तो ये सारे नाम हैं जो गुट निरपेक्षता आंदोलन के संस्थापक नेता रहे। ठीक है, तो देखिए ये भी इंपॉर्टेंट चीज है, तो फटाक से इसको उतारिए। इसका आगे टॉपिक में आते हैं। चलिए स्टूडेंट, तो आगे देखते हैं। अब क्या होता है कि गुट निरपेक्षता आंदोलन का पहला सम्मेलन कब हुआ था? पहला सम्मेलन कब हुआ था? 1961 में। कहाँ हुआ था? बेलग्रेड में। 1961 में कहाँ हुआ था? बेलग्रेड में। इसमें कुल 25 सदस्य देश शामिल थे। इसमें कितने देश शामिल थे? 25 सदस्य देश। अब क्या हुआ कि पहला तो हो गया। अब डर आते हैं गुट निरपेक्षता आंदोलन का 14वां सम्मेलन कब हुआ था? 14वां सम्मेलन कब हुआ था? तो वो कब हुआ? 2006 में। ठीक है, कब हुआ? 2006 में। कहाँ पर हुआ था? हवाना। कहाँ पर? क्यूबा में। देखिए जहां से सब कुछ स्टार्ट हुआ था वहीं पर सम्मेलन हुआ, क्यूबा। तो हवाना क्यूबा में हुआ था। इसमें सदस्य देश कितने थे? 116। देखिए पहला सदस्य पहले कितना था? 25, लेकिन अब बढ़ कितना हो गया? 116। क्यों? क्योंकि उस टाइम ऐसा था कि हर देश पे किसी न किसी दूसरे देश पे कब्जा था, तो वह अपने आप को स्वतंत्र घोषित करते करते इतना टाइम आते थे कितना? 116 सदस्य देश आगे। और इसमें से 15 पर्यवेक्षक देश थे। पर्यवेक्षक देश थे 15। ठीक है, चलिए इसको उतार लीजिए। नेक्स्ट टॉपिक में आते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, तो इसके नेक्स्ट टॉपिक को देखते हैं। गुट निरपेक्षता की नीति को अपनाने से भारत को क्या लाभ हुआ? जैसे कि वो किसी के साथ नहीं मिले तो उससे इसको क्या लाभ हुआ? पहला लाभ, भारत अंतर्राष्ट्रीय फैसले स्वतंत्र होकर ले पाए। जैसे अंतर्राष्ट्रीय कोई भी फैसला लेना होता था तो भारत अपना फैसला क्या कर सकता था? स्वयं ले सकता था। अपने हितों को ध्यान में रखकर फैसला ले सका। अब क्या होता है, जैसे मेरे लिए क्या अच्छा है वह चीज का मैं क्या कर सकता? जब खुद फैसला ले सकता हूं तो मैं अपना हित का जरूर ध्यान रखूंगा। तो अपने हितों को ध्यान में रखकर अपना फैसला ले सकता था। भारत हमेशा ऐसी स्थिति में
रहा, ठीक है। अब क्या है कि वो ऐसा स्थिति में भी रहा कि अगर एक महाशक्ति उसके खिलाफ जाए, अगर कोई उसके खिलाफ चल जाए तो भारत दूसरे की तरफ जा सकता था, तो वो क्या करता, दूसरी तरफ चल जाता, और ऐसे में ना तो कोई भारत को धौंस जमा सकता था और ना ही कोई उसको लेकर बेफिक्र हो सकता था, ठीक है। अब क्या होता है, जैसे मान चलिए क्या बोलते हैं, किसी के साथ नहीं मिला, ठीक है, अब वो अकेला रह गया, अब उसको कोई आक्रमण उसके पास करेगा तो उस टाइम क्या करेगा, वो दूसरे के पास चला जाएगा, और दूसरे से मदद मांगेगा, हमको बचाओ उससे, और हम क्या करेंगे, तुम्हारे साथ मिल जाएंगे। तो ये एक तरह से क्या हो गया कि अपना एक नीति अपना ली कि हम एक के बदले दूसरे से क्या करेंगे, संधि कर लेंगे। तो इससे क्या हुआ कि दूसरा जो था वो ये चीज सोचा कि अगर मान चलिए वो उसके पास चल जाते तो उसका ताकत क्या हो जाएगी, बड़ी हो जाएगी, क्षेत्र बड़ी हो जाएगी। इसके कारण क्या हुआ, वो ये भारत को कोई धौंस जमा नहीं सकता था, और उसके बाद ये लेके भी कोई बेफिक्र नहीं हो सका कि भारत क्या करेगा, किसी के पास नहीं जाएगा या फिर कोई उसको अपनाएगा नहीं। भारत गुटनिरपेक्षता की नीति अपनाकर दोबारा से गुलाम होने से बचा रहा और नव स्वतंत्र बाकी देशों को भी बचाया। अब क्या होता है, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट तो यही है, क्या है कि गुटनिरपेक्षता की नीति जो अपनाई उससे भारत क्या हुआ, जैसे कि देखिए सब जानते हैं कि 15 अगस्त 1947 को भारत आजाद हुआ था, ठीक है। अब 15 अगस्त 1947 को भारत आजाद हुआ था तो अभी कुछ देर पहले पढ़ेंगे 1961 में ये चीज अपनाई गई थी, ये नीति लाई गई थी। तो इससे ये नीति से क्या हो गया कि भारत फिर से दोबारा किसी का अधीन होने से, किसी का गुलाम होने से बच गया, ठीक है। तो चलिए इसको उतार लीजिए, और बाकी ये भी है कि और उसके साथ साथ जितना भी नौ स्वतंत्र देश था उन लोगों को भी क्या कर लिया गया, बचा लिया गया। चलिए इसको उतार लीजिए, नेक्स्ट टॉपिक में चलते हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट भी है कि गुट निरपेक्षता ना तो पृथकवाद है और ना ही तटस्थवाद है, ठीक है। गुट निरपेक्षता क्या था, ना तो पृथकवाद का समर्थन किया ना ही तटस्थवाद का। अब बोलिएगा कि सर पृथकवाद और तटस्थवाद क्या था, तो देखिए क्या था। पृथकवाद का अर्थ होता है कि अपने आप को अंतर्राष्ट्रीय मामलों से काट कर रखना। मतलब क्या होता है, कोई भी विश्व स्तर पे कोई भी मामला चलता होगा तो उस मामले में क्या करना, हिस्सा नहीं लेना। तो ये चीज पृथकवाद का था। और तटस्थवाद क्या था, तटस्थवाद का अर्थ होता है कि मुख्यतः युद्ध में शामिल ना होने की नीति का पालन करना। अब क्या होता, तटस्थवाद क्या था कि ये क्या करता था, कोई भी झगड़ा में चाहे फिर युद्ध में ये शामिल नहीं होता था, ठीक है। सॉरी, आगे, अर्थात किसी दूसरे देश से कोई मतलब ना रखना। इसका मतलब अर्थात क्या होगा, किसी दूसरे देश से कोई मतलब ना रखना। अब तटस्थवाद की नीति पालन करने वाला देश के लिए यह जरूरी नहीं होता है कि वे युद्ध को समाप्त करने में मदद करें। अब देखिए, जैसे कि क्या होता है, जो तटस्थवाद की नीति पालन करने वाले देश क्या करते थे, के लिए यह जरूरी नहीं होता था कि वे युद्ध को समाप्त करने में मदद करें। ये चीज था कि जो तटस्थवाद करते था ये युद्ध को समाप्त करने में कोई मदद भी नहीं करता था। आगे 1787 से लेकर 1914 तक अमेरिका ने पृथकवाद नीति अपनाकर अपने आप को दुनिया से अलग रखा था, ठीक है। सबसे पहला कौन किया था, अमेरिका ही किया था, जो 1787 से लेकर 1914 तक अपने आप को पृथकवाद का पालन किया था। ऐसे देश ना तो युद्ध में शामिल होना है ना ही युद्ध के सही गलत होने का बारे में कोई पक्ष होता है, ठीक है। ये क्या करता था, ना तो कोई युद्ध में शामिल होता था और ना ही युद्ध सही है कि गलत है इसके बारे में कोई पक्ष भी रखता था। अब क्या है, लेकिन गुट निरपेक्षता देशों को पृथकवाद की नीति नहीं अपनाई। लेकिन गुट निरपेक्षता देश क्या था, ये जो भी अभी तक बताया ये सब नीति को नहीं अपनाया। लेकिन गुट निरपेक्षता देश तटस्थवाद का भी पालन नहीं किया, ये ना तो पृथकवाद का पालन किया ना ही तटस्थवाद का पालन किया, ठीक है। तो क्या था, शांति और स्थिरता बनाए रखने के लिए प्रतिद्वंदी गुटों में समझौता कराने में सक्रिय भूमिका निभाई। ये क्या किया, ये सिर्फ ये चीज किया कि जब भी कभी ये शांति और स्थिरता को बनाए रखने के लिए प्रतिद्वंदी गुटों में क्या किया, समझौता कराने में सक्रिय रहा, ठीक है। और आगे क्या है कि कोई कार्य, ये जो तटस्थवाद था इसमें क्या था कि कई कारणों से गुट निरपेक्ष देश युद्ध में शामिल नहीं हुए। ये क्या, ऐसा बहुत सारा कारण हुआ जिस कारण ये युद्ध में शामिल हुए, ठीक है, सॉरी, युद्ध में शामिल हुए। ये जैसे कि होता क्या है कि युद्ध में शामिल होने से युद्ध की नीति कला के बारे में जानते हैं, ठीक है। इसीलिए क्या हुआ था, बहुत सारे ऐसा और भी कारण होगा जिसके कारण क्या हुआ था, गुट निरपेक्षता देश जितना भी थे सब क्या हुआ था, पृथकवाद का समर्थन नहीं किया था, ठीक है। ना तो वो पृथकवाद का समर्थन किया था ना ही तटस्थवाद का समर्थन किया था, ठीक है। तो ये चीज हो गया पूरी तरह से स्टूडेंट्स। तो देखिए आज क्लास 12 का चैप्टर 1 क्या हो गया, कंप्लीट हो गया पॉलिटिकल साइंस का। इसका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी आपको जल्द मिल जाएगी, ठीक है। तो इसी तरह से पढ़ते रहिए, आएगा पार्ट आपको मिलती रहेगी, ठीक है। हैप्पी लर्निंग एंड द बिग पार्ट ऑफ आवर एजुकेशनल दुनिया। थैंक यू।